नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं होम टाउन हिस्ट्री। अब तक हमने मगध को युद्धों से उभरते देखा, सत्ता को बदलते देखा और एक ऐसे साम्राज्य को बनते देखा जो पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध देता है। लेकिन आज की गाथा ना तो केवल साम्राज्य की है, ना ही केवल युद्ध की। आज हम उस क्षण को समझेंगे जब सत्ता पहली बार अपने आप से प्रश्न करती है। आज की कहानी है अशोक की। अध्याय 1, मौर्य साम्राज्य की स्थिति और अशोक का प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद साम्राज्य की बागडोर उनके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आई। बिंदुसार के समय तक मौर्य राज्य राजनीतिक रूप से स्थिर था, पर आंतरिक प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे उभर रही थी। अशोक बिंदुसार के पुत्रों में से एक था। शुरुआती वर्षों में वह दरबार की मुख्य राजनीति से कुछ दूरी पर रखा गया। उसे भेजा गया अवंतिका, उज्जैन का प्रशासक बनाकर, एक ऐसा क्षेत्र जहां विद्रोह, कर असंतोष और सीमाई अस्थिरता लगातार बनी रहती थी। यहीं अशोक ने प्रशासन की कठोर वास्तविकता सीखी। बल का प्रयोग, अनुशासन और त्वरित निर्णय। यही कारण है कि उज्जैन के विद्रोह को उसने बिना विलंब कुचल दिया। यह अनुभव उसके शासन स्वभाव को आकार देता है। अध्याय 2, उत्तराधिकार संघर्ष और चंड अशोक का उदय। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन खाली हुआ। यह शून्य शांत नहीं रहता। अनेक दावेदार, दरबारी गुट, प्रांतीय शासक सब अपने हित साधने में लग गए। कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद अशोक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। यहीं से उसका प्रारंभिक शासन कठोरता के लिए जाना जाता है। राज्य में विद्रोह को निर्ममता से दबाया गया, प्रशासनिक ढांचे को सख्ती से लागू किया गया। इसी काल में लोग उसे कहने लगे चंड अशोक। यह नाम केवल भय का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस समय के राज्य आवश्यक अनुशासन का भी संकेत था। अध्याय 3, कलिंग, स्वतंत्रता, व्यापार और आत्मसम्मान। मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित कर चुका था, लेकिन पूर्वी तट पर एक क्षेत्र अब भी स्वतंत्र खड़ा था, कलिंग। कलिंग केवल भूभाग नहीं था, यह एक समुद्री व्यापार शक्ति था जिसके जहाज दूर दूर तक जाते थे। यह क्षेत्र अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था। राजनीतिक दृष्टि से कलिंग का स्वतंत्र रहना मौर्य साम्राज्य के लिए एक राजनीतिक बाधा था। अशोक ने अधीनता का प्रस्ताव रखा, उत्तर अस्वीकार। अध्याय 4, कलिंग युद्ध, विजय जो भीतर तोड़ देती है। लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध तेज नहीं था, यह लंबा, व्यापक और अत्यंत विनाशकारी था। सेनाएं टकराई, नगर उजड़े, जन सामान्य युद्ध की चपेट में आए। अशोक के अपने शिलालेख बताते हैं, भारी जनहानि हुई, लोग विस्थापित हुए और समाज गहरे शोक में डूब गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, कलिंग पर मौर्य ध्वज लहराया, पर जब अशोक युद्ध भूमि से गुजरा, उसे केवल जीत नहीं दिखी, उसे दिखी टूटी हुई जिंदगियां। यह वही क्षण था जब इतिहास बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। अध्याय 5, पश्चाताप नहीं, आत्मबोध। कलिंग के बाद अशोक ने शासन छोड़ा नहीं, उसने सत्ता से भागने का मार्ग नहीं चुना, उसने किया आत्ममंथन। उसने समझा कि शक्ति का उपयोग केवल विस्तार के लिए नहीं, उत्तरदायित्व के लिए भी होता है। यहीं से जन्म लेता है धम। धम कोई पूजा पद्धति नहीं थी, यह था राज्य संचालन का नैतिक आधार, जिसमें शामिल था संयम, करुणा, सहनशीलता और न्याय। अध्याय 6, शिलालेख, जब सत्ता जनता से सीधा बोलती थी। अशोक ने अपने विचार केवल आदेशों तक सीमित नहीं रखे, उसने उन्हें स्तंभों, शिलाओं और गुफाओं पर लिखवाया। इन लेखों में सत्ता पहली बार जनता से संवाद करती है, आदेश नहीं देती, समझाती है। इनमें उल्लेख हैं अधिकारियों के आचरण का, धार्मिक सहिष्णुता का, पशु कल्याण का,
न्याय और दया का यह शासन का एक नया स्वरूप था। अध्याय 7 विचारों का शांत विस्तार। अशोक के शासन में सीमाएं नहीं बढ़ी पर विचार बढ़े। दूतों और संदेशों के माध्यम से धर्म दूर दूर तक पहुंचा। बिना युद्ध बिना भय सत्ता का एक नया रूप दुनिया ने देखा। अध्याय 8 लोक कल्याण और प्रशासन। अशोक का शासन केवल नैतिक उपदेश नहीं था, उसने प्रशासन को मानव केंद्रित बनाया। यात्रियों के लिए मार्ग सुविधाएं बनाए, जल और विश्राम स्थल बनवाए, चिकित्सा की व्यवस्थाएं करवाई, अधिकारियों की नियमित समीक्षा करवाई। राज्य पहली बार जनता की भलाई को अपने अस्तित्व का उद्देश्य मानता है। अध्याय 9 अंतिम वर्ष और ऐतिहासिक विरासत। अशोक के अंतिम वर्ष शांत थे पर चिंतनशील भी। उसकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन अशोक सत्ता से नहीं विचार से जीवित रहा। उसने यह दिखाया कि इतिहास केवल विजेताओं से नहीं, परिवर्तन लाने वालों से भी बनता है। अशोक ना तो केवल राजा था, ना ही केवल साधक। वह उस क्षण का नाम है जब सत्ता अपने भीतर झांकती है और मगध की धरती दुनिया को यह सिखाती है कि वास्तविक शक्ति कभी कभी करुणा में भी होती है। यदि यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को पसंद करें, अपनी राय साझा करें और होम टाउन हिस्ट्री से जुड़े रहे। अगली कड़ी में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद मगध का नया रूप, जहां सत्ता फिर करवट लेती है। धन्यवाद।